स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस डीप डाइव में। हाँ, जहां आज हम एक बहुत ही गहरे और भावुक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आज का हमारा मिशन है एक पिता के प्यार का खामोश बलिदान, द साइलेंट सैक्रिफाइस ऑफ अ फादर्स लव। इसे हम समझेंगे एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी के जरिए, रामू और उसके बेटे आदित्य की कहानी। सही कहा आपने। और मैं बता दूं, ये सिर्फ रामू की कहानी नहीं है, ये हम में से कई लोगों के जीवन का आईना है। बिल्कुल। मैं तो ये कहानी पढ़कर ही अंदर तक हिल गई थी। कैसे एक छोटी सी कहानी हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामू एक दिहाड़ी मजदूर था। एक छोटे से गांव में रहता था। हाँ, बारिश हो, गर्मी हो या कड़ाकेची ठंड, वो हमेशा काम पर जाता था, वो भी अक्सर बिना कुछ खाए, ताकि उसका बेटा आदित्य पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। राइट। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा झकझोर गया वो था उन जूतों का विवरण। खुद के पैरों में टूटी चप्पल, लेकिन बेटे के लिए अच्छे जूते। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, टूटी चप्पल और नए जूते का, ये सिर्फ गरीबी नहीं दिखाता। तो और क्या दिखाता है? ये एक पीढ़ी की वो जिद दिखाता है जो वो अपनी दूसरी पीढ़ी को एक बेहतर जीवन देने के लिए पालते हैं। हम अक्सर जनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं। हाँ, एफडी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस। बिल्कुल, लेकिन असली जनरेशनल वेल्थ वो अदृश्य ऊर्जा है, वो जीवन शक्ति है जो एक पिता खुद को निचोड़कर अपने बच्चे में ट्रांसफर करता है। वाह, ये बहुत गहरी बात कही आपने। मुझे यहाँ एक रूपक याद आ रहा है। जैसे एक पेड़ होता है ना। पेड़ वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है यहाँ। हाँ, वो खुद तो कड़ी धूप सहता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े पौधे को सिर्फ छांव देता है। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अक्सर पिता अपनी तकलीफों को बच्चों से छिपाना ही क्यों चुनते हैं? क्या ये सिर्फ उनका प्यार है, या उन्हें डर लगता है कि उनकी तकलीफें बच्चों के सपनों पर बोझ बन जाएंगी? मुझे लगता है दोनों बातें हैं। मनोविज्ञान में हम इसे प्रोटेक्टर या रक्षक की भूमिका के रूप में देखते हैं। एक रक्षक कभी अपनी ढाल की दरारें नहीं दिखाता, क्योंकि अगर ढाली दरारें दिखाने लगे तो पीछे खड़े इंसान का हौसला टूट जाएगा। एग्जैक्टली। रामू नहीं चाहता कि आदित्य कभी भी वो जो कहते हैं ना, स्कार्सिटी माइंडसेट, अभाव की मानसिकता का शिकार हो। अच्छा, ताकि बच्चा हमेशा प्रचुरता या इल्यूजन ऑफ अबंडेंस में जिए। बिल्कुल। रामू उसे दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बचाकर एक भ्रम दे रहा है, ताकि आदित्य बड़े सपने देखने से डरे नहीं। जूतों तक तो बात समझ आती है, वो तो एक बुनियादी जरूरत थी। लेकिन कहानी में एक और हिस्सा है। वो मोबाइल फोन वाला किस्सा? हाँ, वो किस्सा तो सच में आदित्य अपने पिता से कहता है कि उसके सभी दोस्तों के पास नया मोबाइल है, इसलिए उसे भी चाहिए। और रामू क्या करता है? वो मुस्कुराकर कहता है कि अगले महीने दिला दूंगा। जबकि सच्चाई ये थी कि उस दिन रामू के पास घर लौटने के लिए बस के किराए तक के पैसे नहीं थे। बाप रे। हाँ, उस रात रामू ने खाना नहीं खाया। उसने मोबाइल के लिए अगले कई दिनों तक दुगनी मेहनत की, डबल शिफ्ट की। और जब मोबाइल आया तो आदित्य बहुत खुश हुआ। खुश तो हुआ, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि पापा आपने अपने लिए क्या खरीदा। यहाँ मुझे थोड़ा आदित्य पर गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों? क्या आदित्य यहाँ स्वार्थी नहीं लगता, या बहुत इंटाइटल्ड? घर में पैसे नहीं है और उसे नया फोन चाहिए। देखिए, सतह पर देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन हमें इसे बच्चे के नजरिए से देखना होगा। ये रामू के उस शांत पैतृक प्रेम का ही नतीजा है। वो कैसे? बच्चा तो अंधा लग रहा है यहाँ। क्योंकि माता पिता इतने बेहतरीन अभिनेता बन जाते हैं, वे जानबूझकर अपनी कमियों को इतनी सफाई से छुपाते हैं कि बच्चा हीन भावना का शिकार ना हो। ओहो! आदित्य का वो सवाल न पूछना दरअसल इस बात का प्रतीक है कि कैसे बड़े हो रहे बच्चे उन अनकहे बलिदानों को पहचानने में अक्सर चूक जाते हैं। आदित्य स्वार्थी नहीं है, वो बस उस स्क्रिप्ट को जी रहा है जो उसके पिता ने उसे दी है। रामू का अभिनय इतना बेदाग था कि आदित्य उस जादू पर सवाल ही नहीं उठाता। उसे लगता है पापा सब कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही वो बचपन की मासूमियत और अज्ञानता है। बच्चे वो संघर्ष कभी देख ही नहीं पाते जो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। लेकिन बचपन की ये अज्ञानता एक ना एक दिन तो टूटती है। और जब टूटती है तो सच्चाई बहुत भारी होती है। हाँ, कहानी में भी समय बीतता है। आदित्य बड़ा आदमी बन जाता है, उसके पास अच्छी नौकरी आ जाती है, बड़ा घर आ जाता है। वो सब कुछ जिसके लिए रामू ने अपनी चप्पलें घिसाई थीं। एग्जैक्टली। लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त आदित्य को एक खबर मिलती है कि उसके पिता अस्पताल में हैं। हाँ, वो भागकर अस्पताल पहुंचता है और वहां का जो दृश्य है, रामू बहुत कमजोर हालत में लेटा है।
उसके हाथों की नसें उभरी हुई हैं, चेहरा पूरी तरह से थका हुआ है। ये वो पल है जहां सफलता की असली कीमत सामने आती है। और रामू कांपती आवाज में अपने बेटे से बस इतना कहता है, बेटा खुश रहना, बस यही चाहता था। और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बहुत भावुक कर देने वाला पल है ये। सच में। लेकिन मुझे एक बात सोचकर अजीब लगता है, सफलता ने बाप बेटे के बीच इतना फासला कैसे बना दिया? ये अक्सर होता है। जब हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, हमारा पूरा ध्यान ऊपर की तरफ होता है और हम नीचे मुड़कर देखते ही नहीं। सही कहा। ऐसा क्यों होता है कि किसी त्रासदी के सामने या अस्पताल के बिस्तर के पास खड़े होकर ही हमें उन लोगों की अहमियत समझ आती है? वही तो मैं सोच रही हूँ। जब रामू काम कर रहा था तब आदित्य को वो थकान क्यों नहीं दिखी? क्योंकि अस्पताल के उस बिस्तर पर जो शरीर है ना, वो उभरी हुई नसें, वो थका हुआ चेहरा, वो सिर्फ बुढ़ापा नहीं है। तो वो क्या है? वो एक रसीद है, एक बिल है। बिल किस चीज का? जीवन भर की कई उस ओवरटाइम मजदूरी का, उन छोड़े गए भोजनों का। यह शरीर उस सफलता की नींव में लगा हुआ है जो आज आदित्य के पास है। ओ माय गॉड, मतलब आदित्य की वो चमकती हुई दुनिया दरअसल रामू के शरीर की कीमत पर बनी है। बिल्कुल। विज्ञान में जैसे कहते हैं ना, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। रामू की जीवन ऊर्जा आदित्य की सफलता में परिवर्तित हो गई है। और सफलता अक्सर हमें इन संघर्षों के प्रति अंधा कर देती है। हाँ, हमें लगता है कि हमने अपनी मेहनत से सब हासिल किया है। ये कहानी उसी अंधेपन को तोड़ती है। और कहानी में आदित्य का अंधापन तब पूरी तरह टूट जाता है जब डॉक्टर उसे सच्चाई बताता है। डॉक्टर क्या कहता है उसे? डॉक्टर बताता है कि उसके पिता ने जिंदगी भर अपने शरीर की कोई परवाह नहीं की। वो सिर्फ आदित्य की खुशी के लिए खटते रहे, मशीन की तरह। यह सुनकर तो आदित्य पूरी तरह टूट गया होगा। हाँ, वो फूट फूट कर रो पड़ता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस आदमी ने कभी अपने दर्द की शिकायत नहीं की, वही उसकी हर खुशी की वजह था। जो कि बहुत बड़ी बात है। और कहानी का अंत एक बहुत भारी सीख के साथ होता है। पिता वो इंसान होता है जो अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को जिंदा रखता है। अपनी इच्छाओं को मारना ये कोई युद्ध के मैदान की बात नहीं है। ये रोजमर्रा का खामोश बलिदान है। जैसे अपने लिए कपड़े ना खरीदना या अपनी पसंद का खाना बच्चों को दे देना। बिल्कुल। ये बहुत ही एकांत और अदृश्य होता है। मुझे लगता है कि पिता का वो खामोश रहना दरअसल प्यार की सबसे ऊंची आवाज थी। बहुत खूब कहा आपने। पर दुख इस बात का है कि उस आवाज को सुनने में आदित्य को एक उम्र लग गई। और यही आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी। जो वयस्क बच्चे आज सफलता के किसी मुकाम पर हैं, वो इन अनकहे बलिदानों को कैसे पहचाने? देखिए, हमें डॉक्टर जैसे किसी तीसरी आवाज का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को भौतिक सुविधाओं से परे जाकर देखना होगा। घर जाएं तो सिर्फ ये ना देखें कि आपके लिए क्या बना है, ये भी देखें कि आपके माता पिता ने अपनी प्लेट में क्या कम परोसा है। उनकी वो खामोश मुस्कुराहटें पकड़नी होंगी जो वे अपने दर्द को छुपाने के लिए चेहरे पर लाते हैं। एग्जैक्टली। उनके नहीं के पीछे का सच खोजना होगा, उन इच्छाओं को पहचानना होगा जो उन्होंने बाद में कभी कहकर टाल दी हैं। सच में, ये चर्चा आज हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये याद दिलाती है कि ये सिर्फ रामू और आदित्य की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह हल उस परिवार की कहानी है जहां सपनों को सींचने के लिए किसी ने अपनी इच्छाओं की बलि दी है। टूटी चप्पल से लेकर बड़े घर तक का सफर जो एक खामोश बलिदान की नींव पर खड़ा है। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब कुछ पल रुक कर सोचें। एक बहुत जरूरी सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हाँ, अगर आज हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमारे माता पिता की वो कौन सी टूटी चप्पल है जिसे उन्होंने इसलिए पहना ताकि हमारे पास आज नए जूते आ सकें? और क्या हम अस्पताल के बिस्तर का इंतजार किए बिना आज ही अभी उनके उस त्याग को पहचानकर उन्हें धन्यवाद कह सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। सोचिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे अगले डीप डाइव में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।